आइडिया इस चीज का नहीं है कि ये नोट कैसे छपता है। जिस दिन देश के लोगों को ये नोट छपने की प्रक्रिया का पता चल गया, उस दिन उनको सही समझ में आएगा। सबसे पहली बात, लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये नोट जो है ये रुपया नहीं है, ये रुपए का प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिस किया हुआ है गवर्नर ने, आरबीआई के गवर्नर ने, और आरबीआई का गवर्नर कहता है देश की जनता के नाम अपना एक एफिडेविट दे करके, एक अपना प्रॉमिस, एफिडेविट इज अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन उसने दे दिया, यानी कि जो भी आदमी इस नोट को लेकर उसके पास जाएगा, वो गवर्नर उसको 10 रुपए देगा। इसका मतलब ये 10 रुपए नहीं है, पहली बात तो ये। फिर वो 10 रुपए क्या है और इसको छापने के पीछे का प्रक्रिया क्या है? तो रुपया जो बनता है, रुपया किसको कहते हैं? रुपया बराबर है धन के, धन ही रुपया होता है। और धन का क्या रोल है? धन है जैसे अन्न एक धन है, अनाज धन है, हमारा पशु धन है, जमीन धन है, जमीन से पैदा होने वाली चीज धन है, जैसे कोयला है, सोना है, चांदी है, लोहा है, सब जमीन से निकलता है, वो धन है। जो भी चीज अपने जैसी चीज या कोई दूसरी चीज पैदा कर सकती है वो धन है। जैसे आदमी पैदा करता है तो मानव संसाधन है, मानव संसाधन बोलते हैं इसको ना। तो इसी तरह से एनिमल है, वो भी धन है, पशु भी धन है, वो अपने जैसा पशु पैदा करता है। और जमीन एक असली धन है जो दूसरे धन पैदा करती है। किसान एकमात्र ऐसा मतलब व्यक्ति है, किसान में जो कोयले की खदान है, सोने की खदान है, वो भी मैं किसान के खाते में ही लेता, उसको भी मैं किसान ही मानता हूं कि उस जमीन से निकाल रहा है वो जो भी निकाल रहा है। किसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उत्पादन करता है। जैसे फैक्ट्रियां हैं, वो क्या करती हैं? लोहे को मोल्ड करके कोई और रूप देती हैं, वो केवल मॉडिफाई करती हैं, वो उत्पादन नहीं करती। उत्पादन केवल किसान करता है कि एक बीज गिरा, उससे 40 बीज, 400 बीज, 4000 बीज, डिपेंडिंग अपॉन बाजरा है कि मक्की है, वो ऐसे बीज बनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पिछली खिड़की में मेरा वो लिखा है पानी की बोतल, वो लेना। तो उसमें क्या है कि ये जो धन को जब हमने कंपेयर किया तो पहले क्या होता था, धन के बदले में ही धन देते थे लोग। मतलब अनाज दिया, कुल्फी ले ली, हमने भी किया हुआ है ये, मतलब आप लोगों ने भी किया होगा। अनाज दिया, कापी ले ली, मतलब कुछ भी लेना था अनाज दे दिया, दाने के बदले ले लिए थे। तो मतलब दाना ही धन था, और वो जो सामान है उसको भी हम धन के बराबर ही मान रहे हैं, तभी धन की वैल्यू धन के बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा ना कि बेकार की चीज धन के बराबर तो हम लगा ही नहीं सकते। हमने माना कि हमने उसको 1 किलो अनाज दिया, उस 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए किसान का जितना भी जोर लगा होगा, वो समझ रहा है किसान की उतना ही जोर उसे एक कापी को बनाने में लगा होगा, तो इसलिए वो 1 किलो अनाज के बदले वो चीज ले रहा है। अब क्या होता है कि ये आज नहीं, सदियों पहले से लोगों ने सोचा कि कई बार एक आदमी को तो कोई चीज पैदा करने में लगते हैं 3 महीने, और कोई आदमी को वो चीज पैदा करने में लगते हैं 3 दिन। तो 3 महीने की मेहनत को 3 दिन के बराबर कैसे रखेंगे? तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि चीज की वैल्यू का आकलन किया जा सके। कि न्यू तो शोषण हो जाएगा, तो भाई न्यू इसके बदले या ले ली तो किसी का, तो शोषण ना हो, इसीलिए धन का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। और स्टैंडर्डाइजेशन में पहले तो तांबे वगैरह के सिक्के चलने लगे, लेकिन तांबे की सी दिक्कत क्या आई, तांबे के दिक्कत में कि तांबा जो है वो मुस गया, कमजोर था, और वो झड़ जाता है। तांबा हो, लोहा हो, वो क्या करते हैं, समय के साथ वो जड़ के खत्म हो जाते हैं। तो फिर धातु निकाली गई जो धातु जड़ती ना हो और मजबूत हो, तो वो सोना और चांदी मिले धातु। तो हमारे पुरखों ने सदियों पहले कभी सोने और चांदी को धन का स्टैंडर्ड बना दिया, और स्टैंडर्ड उसी हिसाब से बनाया, स्टैंडर्ड इस हिसाब से बनाया कि वैल्यू रखी कि चांदी कितनी अवेलेबल है और सोना कितना अवेलेबल है। तो 10 गुना चांदी 1 गुना सोने के बराबर उसकी वैल्यू रख दी, यानी कि 10 हिस्से चांदी के होंगे तो 1 हिस्सा सोने का बराबर वैल्यू होगी। 10 सिक्के चांदी के, 1 सिक्का सोने का, मतलब 10 तोले चांदी 1 तोला सोना बराबर हो गया। तो अब ये चालू हो गया और इसको स्टैंडर्ड बना दिया हमारे पुरखों ने, और ये चलता रहा। मतलब कभी दमड़ी आई, कभी मोहर आई, कभी रुपया आया, हमने उसको रुपया बोला, सिक्का बोला। अब क्या होता है, ये कभी भी रिटर्न में नहीं था, ये कहीं भी हमारे पुरखों ने जो भी किया कभी भी रिटर्न में नहीं था। तो हमारे रिटर्न में आया ये
जब शेरशाह सूरी का शासन था यहाँ 15वीं शताब्दी में। अच्छा। शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपए को लिखित एक वो दिया, रूप दिया, स्टैंप लगाया कि भाई ये स्टैंडर्ड, और जो पुरखों का था वही दिया कि ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड शोषण को बंद करने के लिए, रोकने के लिए है और यही रहेगा क्योंकि इससे बेस्ट स्टैंडर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से 10 रुपए की एक मोहर का स्टैंडर्ड बना दिया और ये स्टैंडर्ड फिर अंग्रेज आए बाद में, 1600 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, बाद में अंग्रेज आ गए। फिर अंग्रेजों ने इस रुपए का स्टैंडर्ड को जो क्या तो अपने कानून में लगा दिया। तो रुपए तो वहां भी तो होंगे अंग्रेजों के पास। हाँ, उनके पास तो अपने देखो अंग्रेजों का तो क्या हाल था, अंग्रेज जब यहाँ आए थे ना तो बहुत ही नंगड़ भूखी कौम थी। वो अमीर लोग नहीं थे। 1600 ईस्वी में अगर आप IMF की अगर वेबसाइट देखोगे, आज भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर आप वेबसाइट देखो, यूनाइटेड नेशंस की, तो आपको पता चलेगा 1860 में भी इंडिया वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब चाइना और इंडिया ही कंपीट करते रहे हैं डे 1 से। 1600 में जो इंग्लैंड है वो टॉप 10 में भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है और इंडिया और चाइना में फाइट चल रही है। एक साल चाइना फर्स्ट आ रहा है, एक साल सेकंड। मतलब हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी है ना, हम जहां रहते हैं वहां प्राकृतिक संसाधन इतने ज्यादा है कि यहाँ मेहरबानी जबरदस्त है। इसीलिए इस जगह को स्वर्ग के बराबर हमारे ऋषियों मुनियों ने भी स्वर्ग के जैसा रखा। और सब लोगों को मालूम है कि जहां धन अपने आप निकलता रहता है, जिस चीज की जरूरत पड़े अपने आप निकलता रहता है, उस चीज को वो स्वर्ग से बढ़िया मानेंगे। मौसम के सारे मौसम यहाँ मिल जाएंगे, सारे फल यहाँ मिल जाएंगे, सभी बीमारियों का इलाज यहाँ मिल जाएगा। गर्मी भी है, सर्दी भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, रेगिस्तान भी है, सब कुछ है। मतलब हमारे यहाँ वहां तो ऐसे लगे कभी कभी सूरज नहीं निकलता, 3-3 महीने का देश ऐसा 9-9 महीने तक सूरज देखने को नहीं मिलता। तो उन लोगों ने जब वो आए, उन्होंने देखा कि ये जमीन चाहिए हमको किसी भी कीमत पर, और उसके लिए ये लोग जमीन को माँ कहते हैं। जमीन को तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो जमीन से दूर हटते ही नहीं है। इन लोगों के लिए तो मतलब अगर इनकी तो ड्योड़ भी थोड़ी सी टेढ़ी हो तो गंडासी चल जाए इनका, तो मतलब थोड़ी सी ज्यादा काट दे तो पड़ोसी। तो ये जमीन के ऊपर तो ये इतने स्ट्रांग हैं क्योंकि इनके पुरखों ने बताया कि जमीन नहीं बेचनी, दूध नहीं बेचना, पानी नहीं बेचना, जो चीज प्रकृति ने दे दी वह चीज कदे नहीं बेचनी और कदे फ्री में कुछ नहीं लेना। ये नियम थे हमारे जो हमको जिंदा रखे हुए थे, और हम किसी का शोषण नहीं करना। शोषण ना करने के लिए स्टैंडर्ड बना रखा था। उनका लेन देन कैसे चलता था भूखे नंगों का नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये गजब की टेंडेंसी है और इन लोगों को आप लपेट सकते हो सिर्फ एक तरीके से कि यहाँ पे इस देश के अंदर जो कानून चलते हैं वो लोकल कानून चलते हैं। मतलब मेरे गांव में मेरे गांव ने कानून बना रखा है, किसी ने भी गलती करी मेरे गांव का कानून उसको सजा देगा। वही पंचायत का निर्णय ही कानून है। जो पंचायत ने कह दिया STC कराओ, चाहे कोई दुनिया का कोई जज कुछ नहीं ना कहीं जाना, तड़के गलती हुई सांझ फैसला हो गया, समाधान हो गया। तो वो चीज को समझने के लिए वो लोग पेपल बुल लेकर आए थे 1492 में, जो वेटिकन से चला था। उस पेपल बुल के सहारे उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग थे उनको बेवकूफ बनाना स्टार्ट किया कि देखो ये वेटिकन के पोप का एक आदेश पत्र है, उसने कहा है कि वो परमात्मा का बंदा है और यीशु दोबारा आएगा, और जब तक यीशु दोबारा नहीं आता है तब तक वेटिकन को वो अधिकार दे रहा है कि दुनिया की जितनी आत्माएं हैं उनके ऊपर हमारा अधिकार है। उस पेपल बुल में लिखा हुआ था। और जब भी कोई एफिडेविट दिया जाता है किसी को भी, अगर 28 दिन के अंदर उसका जवाब ना आए तो 89 डेज के बाद तो वो कानून की तरह, नियम की तरह मान। जैसे मैं आपको अगर ये कह दूं कि आपने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, आपको मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, वो एफिडेविट मतलब, और वो लीगल नोटिस का आपने 90 दिन तक जवाब नहीं दिया तो वो डन हो जाएगा, फिर वो आपने देना पड़ेगा उसको जवाब। तो जो वेटिकन ने जो ऑर्डर पारित किया उसका हम लोगों के पास कोई जवाब, क्योंकि हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इतना हम जबान पे यकीन करते हैं, मतलब हमारी जबान ही सब कुछ हुआ करती, कह दिया। तो उन लोगों ने रिटन डॉक्यूमेंट्स को प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी, और उस प्रेफरेंस के बाद हमारे रुपए को उन्होंने रिटन, वो जो शेरशाह सूरी ने बना रखा था वो एज इट इज उसका वो बना दिया, नियम बना दिया कि यही उठा लिया, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो थम कर दे लाग रहे पुरखे थारे, हमने वही चीज रिटर्न कर दी, बस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब लोगों ने सोचा इसमें क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। तो वो रिटर्न में क्या स्टैंडर्ड बना कि 1 रुपया जो भारत की करेंसी बोला जाएगा, उस 1 रुपया की जो कीमत होगी वो होगी 10 रुपए की कीमत होगी 1 मोहर।
और 10 रुपए का मतलब 10 चांदी के सिक्के। 1 तोले का 1 चांदी का सिक्का होगा, तो 10 तोला चांदी मिलकर 1 तोला सोना बनेगा। और यही चांदी की कीमत थी और यही रुपए का स्टैंडर्ड था। मतलब धातु, कई लोग चांदी को रुपया मानते हैं, नहीं, स्टैंडर्ड इज रुपया और स्टैंडर्ड इज गोल्ड। क्योंकि गोल्ड, चांदी तो फिर भी थोड़ी बहुत झड़ जाती है, गोल्ड की खासियत यह है कि अगर वो 1000 साल भी दबा रहे तो वो झड़ता नहीं है। अगर आपने 1 किलो दबाया था तो 1000 साल बाद भी वो 1 किलो में से कोई मिलीग्राम में कम हुआ मिलेगा, अदरवाइज यूं का यूं मिलेगा। तो इसीलिए गोल्ड को ही स्टैंडर्ड बना दिया। अब ये जो स्टैंडर्ड चलने लगा, तो पहली लूट उन्होंने गेम दिखा कि इस देश के लोग जो है ना, उनको रिसर्च की आदत नहीं है। इनको आप जो कह दो, क्योंकि ये सामने वाले आदमी, अतिथि को ये देवता मानते हैं, बाहर के आदमी को ये भगवान के जैसा पूजते हैं, हर आदमी पे अपने जैसा